हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिया था कि लुई 16वां टैक्स बढ़ाने वाला है क्योंकि उसका खजाना खाली हो चुका था। ये तो राजा के तरफ की बात थी। बच्चों, थर्ड स्टेट वाले क्या कर रहे थे, बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे उनके आइडियाज़ को पढ़ रहे थे, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही थी। अब ये सोच रहे थे कि राजा का शासन हम पे केवल नहीं रहेगा, जो चाहे राजा हम पे जुल्म ढा रहा है, जो चाहता है वही कर देता है हमारे साथ, वो सब तो सही नहीं है। हम राजा को ये मान के बैठे हुए हैं कि वही मतलब हमारा करता धरता है, जो चाहेगा जैसे चाहेगा वो कर सकता है, गॉड ने उसको भेजा है। ये सब चीज़ें उनके अंदर जो ख्याल पनप चुके थे पहले से, इन सबको वो दूर किए। ठीक है, कैसे दूर किए? फिलोसफर्स की बातें पढ़ के। और भी फिलोसफर्स ने क्या किया, ये बता दिए कि पावर का डिवीजन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो बच्चों क्या करेगा, लुई 16वां अब लोगों को बुलाएगा टैक्स के लिए। हाँ, एक बात और कि वो अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। वहाँ पे एक असेंबली होती थी, स्टेट जनरल करके उसका नाम है, इसको बुलाना पड़ता था। इनसे वो सलाह मशवरा करने के बाद ही टैक्स को बढ़ा सकता है। हाँ, ये बात है कि वो जब चाहे तब ये मीटिंग रख सकता है। ये राजा पे डिपेंड करती है कि राजा को कल मन किया कि हम स्टेट जनरल की मीटिंग रखेंगे, वो रख सकता है, नो डाउट। इसके लिए वो आज़ाद था, लेकिन अपने आप जब चाहे तब वो टैक्स नहीं बढ़ा सकता। इससे सलाह मशवरा करना पड़ेगा उसको। ये मीटिंग बच्चों लास्ट टाइम कब रखी गई थी? 1614 में रखी गई थी। यानी देखो 5 मई 1789 को राजा मीटिंग के लिए बुलाता है और ये 1614 में लास्ट टाइम रखी गई है। यानी कि लगभग हमको लग रहा है कि 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, 150-200 साल हो चुके हैं। क्लियर है? तो मीटिंग के लिए लोग आते हैं। तो स्टेट जनरल में होते कौन कौन हैं? देखो, ये मीटिंग क्यों रखी जाती है पहले ये समझ लेते हैं। रीजन था कि इनको प्रपोजल देना था न्यू टैक्सेस के लिए कि अब ये टैक्स बढ़ाएंगे। और दूसरा चीज़ ये कि ये मीटिंग कहाँ रखी गई थी? वर्साइली में रखी गई थी। एक प्लेस का नाम है पेरिस में है। ठीक है, तो इस स्टेट्स जनरल में होते कौन कौन थे ये जानना जरूरी है कि जो मीटिंग में लोग आएंगे, तुम्हारे गांव में भी अगर कोई मीटिंग होती है तो कौन कौन लोग जाते हैं। इस तरीके की बातें होती है तो जो अच्छे लोग होते हैं, थोड़ा बात विचार कर सकते हैं, वो लोग जाते हैं क्योंकि बातों को समझ सकते हैं, कुछ अपने आइडिया दे सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें बच्चों ये क्या थी, पॉलिटिकल बॉडी थी जो तीनों स्टेट के लोग इसमें आते थे। स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के लोग आते थे। अब कैसे कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन था ये देख लेते हैं। तो इसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव होते थे, यानी कि 300 लोग फर्स्ट स्टेट से जाएंगे, 300 लोग सेकंड स्टेट से जाएंगे और 600 लोग बच्चों थर्ड स्टेट से जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, सोच रहे हो यार थर्ड स्टेट में इतने ज़्यादा लोग, बाबू तो तुमको समझना पड़ेगा ये कि ये दोनों मिला के 10% हैं और ये 90% हैं वहाँ के। ठीक, तो इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी इनके लोग जो हैं कम ही हैं उस रेशियो में देखा जाए तो। क्लियर है? अब दूसरी चीज़ समझ लेते हैं बच्चों कि इनमें कौन कौन थे। 600 में बहुत सारे लोग आते थे थर्ड स्टेट में ना। तो इनमें थे प्रोस्परस एंड एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे लोग होते थे और धनी वर्ग के लोग थे थर्ड स्टेट में ही, वो लोग इन 600 में आते थे। ठीक है, बाकी ये समझ लो, इनको पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वोमेन को तो डिनाई कर दिया गया था कि आप आइए ही नहीं, मीटिंग में आपको नहीं आना है, असेंबली से ही बाहर कर दिया गया। कौन कौन लोग थे बच्चों? इनको देखो पहले से ही नकार दिए थे, पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वोमेन को। ठीक है, इन सबको कहे बाहर ही रहो, तुम्हारे लिए ये स्थान सही नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा वोटिंग का सिस्टम समझते हैं। ये लोग जाएंगे, राजा से बात करेंगे तो वो बोलेगा, उस पर वोटिंग होगा ना कि बहुमत बन गई तो हम पास कर देंगे टैक्स। तो जो वोटिंग का सिस्टम था, अपने जो डेली लाइफ में देख रहे हो यहाँ इंडिया में कि तुम जाते हो, अंगूठा दबा देते हो, वोट दे देते हो, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ का सिस्टम देखो, इन 300 लोगों को मिला करके केवल एक वोट बनेगा, ये सिस्टम था वहाँ का। 300 लोग का एक वोट, इन 300 का एक वोट, और ये पूरे के पूरे 600 लोगों का भी एक वोट। ठीक, अब समझो कि 300 लोगों का एक वोट हो रहा है और ये 600 लोगों का भी एक ही वोट हो रहा है, यानी कि जो वोटिंग था इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो रहा नहीं। अब इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे घर में 10 लोग मिलके वोट देते हैं और उनकी गिनती केवल एक वोट के बराबर है, और मेरे घर से 2 लोग वोट देते हैं और वो भी एक वोट के बराबर है। तो ये तो मतलब अनबैलेंस हो गया ना, तुम्हारे साथ तो ये अन्याय हुआ। ऐसा ही यहाँ चल रहा था। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं बच्चों। ये लोग तो ऐसे भी बाहर कर दिए गए थे, लेकिन इनका दुख दर्द कौन बताएगा? तो इनका दुख दर्द 40,000 लेटर्स थे, उनके साथ भेजा गया। ये 40,000 लेटर्स इन्होंने इन्हीं से लिखवाया था, पढ़े लिखे लोगों से, और कहा आप राजा को दीजिएगा, हमारे दुख दर्द इसमें शामिल हैं कि हम किस चीज़ से परेशान हैं। ठीक है, इनकी भी तो परेशानियां थी।
उसको राजा को देना था। ये देखो असेंबली जो थी इस तरीके से सजाया गया था। यहाँ पे बैठे थे सामने फर्स्ट स्टेट के लोग, ये रहे सेकंड स्टेट वाले, और इनको पीछे खड़ा करा दिया गया था। ये थर्ड स्टेट वालों को कह दिया गया पीछे खड़े हो जाओ। तो तुम देख रहे हो ना, इनके साथ भेदभाव शुरू से ही हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। क्लियर है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद ये लोग बोले कि यार हमको एक एक वोट नहीं चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि 600 का एक वोट कर दे रहा हो, हमको चाहिए फुल इज्जत। हम पहले वाले थर्ड स्टेट अब नहीं रहे, सीधा बात है। देखो प्रॉस्पर एंड एजुकेटेड हो चुके हैं हम लोग। हाँ वही चीज़ है मिर्जापुर, हमको चाहिए फुल इज्जत। ठीक है। यहाँ पे आके डिमांड कर दिए, क्या डिमांड कर दिए कि ईच मेंबर विल हैव 1 वोट। ये लोग कहे अब हमको हर आदमी के पास एक वोट चाहिए। 600 लोग हैं ना, 600 वोट बनेगा अब हमारा। तो ऊपर वालों का 300 का 300 वोट बना लो, इनको ही बना लो। अब देखो क्या होगा, ये 300 मिल जाएंगे तब भी 600 होगा, इनका अकेले 600 था। अगर इनमें से थोड़ा बहुत भी इनके साथ शामिल हो गए तो इनका बात चलेगा। अब ये राजा जानता था अच्छी तरीके से कि अगर इनको 600 वोट देता हूँ, एक आदमी पे एक वोट तो गड़बड़ होगा। तो ये लोग ये बातें क्यों कह रहे थे ये समझना जरूरी है। पहले तो नहीं बोलते थे कि 600 का 600 वोट चाहिए हमको। ये लोग इसलिए कह रहे थे बच्चों क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय रूसो इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक ये लोकतंत्र का प्रिंसिपल है जो रूसो के द्वारा रखा गया था। पिछले बारे में बताए थे ना रूसो के बारे में पिछले लेक्चर में, कि उसने क्या बोला था, हमारी एक सरकार होनी चाहिए जहाँ पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जाने चाहिए। अब दूसरी बात ये थी उसकी कि यहाँ पे एक एक व्यक्ति का वोट होना चाहिए, ना कि किसी ग्रुप का एक वोट बनाया जाए। क्लियर है। अब उसने इस किताब में लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कहोगे कि हमको एक एक वोट चाहिए और राजा मान जाएगा? राजा मूर्ख है, तुम्हारी बातों को मान जाएगा। तो उसको ही पता था अगर तुमको एक एक वोट दे दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। राजा ने क्या कह दिया, रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल इन सब का कि 600 का ही एक वोट होगा। ऐसा नहीं कि 600 लोग आए हो और 600 को 600 वोट दे दिया जाए कि एक व्यक्ति जाएंगे दबा देंगे एक वोट, ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। राजा को पता था भैया अपने ही पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारे वो, तो उसने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। अब जब रिजेक्ट कर दिया तो खिसिया गए लोग, खिसिया गए तो मुंह फुला के चले जाएंगे कि हम असेंबली छोड़ देंगे। गांव में क्या होता है, पंचायत होती है तो वहाँ किसी के बारे में कुछ बोल दो, वहाँ से मुंह फुला के चले जाएंगे, जाओ जाओ अपन कर लिए, अपन संभाल लिए, ये सब तो बोलेंगे। तो ये सब भी गुस्सा होकर चले गए। अब चले गए तो आंदोलन कर दिए, प्रोटेस्ट कर दिए राजा के ही खिलाफ में। ठीक है। अब प्रोटेस्ट करेंगे तो उसका आगे क्या होता है बच्चों, वो हम देखने वाले हैं अब। हाँ तो बच्चों हम देख लेते हैं इसको। 5 मई 1789 को राजा ने क्या बुलाया, मीटिंग बुलाया, और उन्होंने क्या बोला, किंग रिजेक्टेड प्रपोजल 1 वोट 1 पर्सन। वो थर्ड स्टेट वालों ने बोला था कि एक आदमी को एक वोट मिलना चाहिए, ना कि 600 का एक वोट हो, और इसको रिजेक्ट किया। तो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो मीटिंग को छोड़ दिए और प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखो 5 मई के बाद सीधा 20 जून को, लगभग 40-45 दिन बाद, 5 मई के बाद 20 जून को क्या करते हैं ये लोग, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं थर्ड स्टेट वाले, वो क्या करते हैं बच्चों, एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता है जहाँ पे टेनिस वोनिस खेलते होंगे वर्साइल में ही, वहाँ पे अपनी एक मीटिंग रखते हैं ये लोग थर्ड स्टेट वाले। अब देखो राजा के खिलाफ हो चुके हैं, मीटिंग छोड़ के जा चुके हैं, तो अब राजा के खिलाफ कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये सब इकट्ठा होते हैं टेनिस कोर्ट में, ठीक वर्साइल में है, और क्या करते हैं, अपने आप को ही कह देते हैं हम हैं नेशनल असेंबली। अब ये समझना तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मैं समझाऊंगा। अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है। नेशनल असेंबली को समझना है तो ऐसे समझो हमारे देश का संसद भवन। अब समझो संसद भवन में क्या होता है, कानून बनाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही ये कह दिए कि हम आज से अपने आप को फ्रांस का पार्लियामेंट घोषित करते हैं और हम बनाएंगे कानून, हम बनाएंगे संविधान, कैसे फ्रांस चलेगा, ना कि राजा। ठीक है। तो ये लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। जब भी नेशनल असेंबली आई अपने आप को जोड़ो पार्लियामेंट से। ठीक। और ये कसम खाए, क्या कसम खाए, कि हम एक नया संविधान ड्राफ्ट करेंगे, हम एक नया संविधान लिखेंगे। कौन, ये थर्ड स्टेट वाले लोग। अब ये सब लोग जो इकट्ठा हुए थे इनका कोई ना कोई तो लीडर होगा। जैसे अभी के टाइम में प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार के खिलाफ, तो इसका कोई ना कोई लीडर है कि नहीं है। जैसे राकेश टिकैत का नाम आ रहा है। ठीक है। तो वो लीडर है फार्मर्स का। तो ऐसे ही इतने बड़े भीड़ का, जहाँ 90% लोग थर्ड स्टेट में ही आते हैं, उनका कोई ना कोई तो लीडर होगा ना। तो उनके लीडर कौन थे बच्चों, ये दोनों थे। लीडर कौन था, मीराबाई
क्या पता नहीं क्या नाम है, मिराबेउ, जो भी पढ़ लो, और अबेसियस, ठीक है। अब मिराबेउ क्या था, ये नोबेल था, सोचो सेकंड स्टेट वाला नोबेल। लेकिन वही बात है, सब बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, तो शायद ये अच्छा वाला होगा। इनके साथ था, इनके कष्ट को समझता था, दुख दर्द को जानता था, तो सोचा कि हम तुम्हारे साथ हैं। और ये अबेसियस कौन थे, ये प्रिस्ट थे, फर्स्ट स्टेट वाले। और इन्होंने तो एक पैम्फलेट भी लिख दिया, उसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। पैम्फलेट का मतलब ऐसे समझो कि तुम्हारे गांव में प्रधानी का इलेक्शन आता है, तो प्रधान जी पूरा छपवा दीवार पे अपना ही रंग चमका देते हैं, वो चीज़ था पैम्फलेट, ठीक है। हर जगह चिपका दिया गया कि थर्ड स्टेट क्या है। कौन लिखा था, अबेसियस ने। अगर पूछेगा एक नंबर में तो टिक मारना, अबेसियस प्रिस्ट थे, पुजारी थी, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए हैं। कब घोषित किए हैं, 20 जून 1789 को। अब ये लोग संविधान लिखेंगे, तो संविधान जब लिखेंगे तो समय लगेगा। जैसे हमारे देश में संविधान बनाने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक, लगभग 3 साल लग गए। तो ऐसा तो था नहीं कि फ्रांस का संविधान आज गुस्से में थे 20 जून को, 21 जून को तैयार हो गया, सुबह में लागू हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। उनको भी 2-3 साल का समय चाहिए बनाने के लिए। तो जब ये वर्साइल में संविधान बना रहे थे बच्चों, ड्राफ्टिंग कर रहे थे उसकी, तो उस टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही थी फ्रांस की, ठीक है। उस टाइम की जो सिचुएशन थी, लोगों के अंदर अभी खलबली मचा हुआ था, शांति नहीं थी, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, तभी आ गया ठंडी। और विंटर में क्या हुआ बच्चों, फसल हो गई खराब। जब फसल खराब हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम होगा। अब ध्यान से देखना और रिलेट करने की कोशिश करो अपने आप से कि तुम्हारे खेत की फसल खराब हो जाए तो क्या प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, बैड हार्वेस्ट हो जाएगा, अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। अगर ठंडी ज़्यादा पड़ गई, चाहे कुछ भी हो गया, तो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया ब्रेड का, क्योंकि फसल खराब हो चुकी थी फ्रांस की। तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ गया तो दुकानों पे क्या करना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था। ब्रेड खाना है, दुकान पे लाइन लगाइए, तो उसी में धक्का मुक्की इधर उधर करते रहते थे लोग, तब जाके 2 घंटे बाद पता चलता था ब्रेड मिल रहा था खाने के लिए। इतना ज़्यादा बड़ी लाइन होती थी। तो औरतें थी लाइन में लगी हुई थी, इनको गुस्सा आया, एकदम लाइन तोड़ के गई उस दुकानदार को तोड़ ताड़ के उसका सारा सामान ब्रेड व्रेड लेके घर, ये लोग तोड़ दी, दुकान को ही तोड़ दिया, ठीक है। अब इतना सारे सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी हैं, समझ लो, लोग परेशान हैं, इतना समझो। अब क्या हुआ, इसी में राजा ने सोचा कि यार देश की हालत खराब होते जा रही है, अब सिचुएशन और टेंस हो रही है, तो वो अपने जो ट्रूप्स थे उनको ऑर्डर दे दिया कि जाओ पेरिस में, लग रहा है गड़बड़ होगा कुछ। अब इतना जब ये लोग सुने ना, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, थर्ड स्टेट वाले जब ये सुनते हैं कि राजा तो कमांड दे दिया है अपने ट्रूप्स को, यानी अपने सैनिकों को कि पेरिस में एंटर करो, ठीक। इतना सुनने के बाद ये लोग और गुस्से में हो गए, और इतना गुस्से में हुए कि 14 जुलाई के दिन 1789 में ही, 14 जुलाई 1789 के दिन, ये मैं पहले लेक्चर में ही बताया था, एकदम स्टार्टिंग यहीं से किया था, बस्तीले के किले को ही बर्बाद कर दिए, तोड़ तोड़ के ईंट बेच दिए, जेलर को मार दिए, कैदियों को आज़ाद कर दिए। ये सब चीज़ें मैं क्या किया था, डिस्कस किया था, यही दिन था। अब सोचो ये समय आने तक क्या क्या घटनाएं घटी थी, लेकिन इसको पहले हम लोगों ने दिखा दिया था, ठीक है। और इसी को कहते हैं बच्चों फ्रांस की क्रांति का स्टार्टिंग पॉइंट। 14 जुलाई 1789 के दिन फ्रांस में रिवॉल्यूशन का पहला दिन था, राजा के खिलाफ लड़ाई का, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम लोग पहुँचे हैं, थोड़ा इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो संविधान लिखना चालू कर दिए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। लिख रहे हैं, राजा मानेगा कि नहीं मानेगा, ये सब चीज़ें भी तो देखनी है। चलते हैं अगले इसके पार्ट में, ठीक है बच्चों। अभी इतना कुछ हुआ ही था कि तब तक कंट्री में अफवाह फैल गई, र्यूमर्स फैल गया, गांव गांव, बिल्कुल फ्रांस में एक एक गांव में ये र्यूमर्स फैल गया कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनोर हैं। अब लॉर्ड्स ऑफ मैनोर कौन होते थे बच्चों, ये जिनके पास ज़मीनें होती थी बहुत ज़्यादा, उनको बोलते थे लॉर्ड्स ऑफ मैनोर, ठीक है। उनके जो गुंडे थे बच्चों, किराए के गुंडे, वो पकी हुई फसल को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। यानी कि जो लॉर्ड्स ऑफ मैनोर थे, यानी कि जो ज़मीनों के मालिक थे, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक, उनके हायर किए हुए गुंडे ना, ये थर्ड स्टेट के जो खेती करते थे, उन पे फसल पक चुकी थी, उसको बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा अफवाह फैल गया, सच था कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये लोग गुस्से में आ गए जो किसान थे कि अरे यार अब तो टाइम हुआ कटाई का, उनको बर्बाद करने आ गया। तो ये सब गुस्से में आके चैट्यूक्स पे अटैक कर दिया। अब ये चैट्यूक्स क्या था बच्चों, नोबेल पर्सन जो होते थे सेकंड स्टेट वाले, उनके जो बड़े बड़े घर होते थे ना, उनको चैट्यूक्स बोलते थे, ठीक है। इसको बोल सकते हो होम ऑफ किंग कह सकते हो, एंड
नोबेल, इनके जो घर होते थे उनको बोलते थे चेट्यूक्स। इन पे अटैक कर दिए। अब वहाँ पे अटैक करके क्या कर दिया, फूड ग्रेन्स को लेके बोरा में भरे और चल दिए, वहाँ चल दिए, उनके घरों को जला दिए। इतना ही नहीं, इनको दौड़ा दौड़ा के मारते भी थे, और जो डॉक्यूमेंट थे सब रखे हुए थे, खेती बाड़ी से रिलेटेड जितना भी था सब कुछ जला दिए। ये लोग इतने गुस्से में थे कि, और इनको इतना मार मारे किसको, नोबेल वालों को, इनको इतना मार मारे ना कि ये घर छोड़ के चले गए, ठीक। और कुछ तो इतना डर गए थे कि देश छोड़ के भाग गए, एकदम गुस्से में आ गए थे। वहाँ के जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, ये घर छोड़ा दिए, कुछ को तो देश छोड़ा दिए, इतना मतलब इन सबको पीटे थे। डर था कहीं पा जाएंगे तो काट देंगे। अब इतना सब डर पैदा हो चुका था, तो राजा को भी डर था। राजा डर के मारे आया, ये सब देखा, और राजा बोला मालिक संविधान कहाँ है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। यही तो कसम खाई थी ये लोगों ने। 14 जुलाई को ये 20 जून को नेशनल असेंबली बनाए थे, और ये कहे थे कि हम संविधान बनाएंगे फ्रांस के लिए, और ये डरने आ गया एक्सेप्ट करने। समझा कि नोबेल वालों को तो मार के भगा ही दिए, हमको पा जाएंगे तो खत्म कर देंगे, ठीक। अब क्या हुआ, राजा क्या करेगा, शासन करेगा, अपने मर्जी से नहीं करेगा। पहले क्या थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, मतलब राजा ही संविधान है, जो कह दिया वही उसका शासन होगा, वही कानून होगा, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, राजा की बात नहीं चलेगी, अब चलेगी संविधान जो ये लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो बताओ, पहले मोनार्की थी, अब फ्रांस क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की रहेगी यानी राजा रहेगा, लेकिन संविधान के तहत वो शासन करेगा, इसलिए बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। संविधान और राजशाही दोनों मिलके क्या बनेगी, जो भी राजा शासन करेगा वो संविधान के तरीके से करेगा, ठीक है। बच्चों 4 अगस्त 1789 की बात है, नेशनल असेंबली ने बिल पास किया, ठीक है। 4 अगस्त 1789 के दिन नेशनल असेंबली ने बिल पास किया, और उसमें क्या था, फ्यूडल सिस्टम जो था और टैक्सेस वाली सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, बड़े बड़े लोगों को लैंड दिया जाता था, वो छोटे छोटे लोगों को वो लैंड दे करके उनसे काम कराते थे और बदले में टैक्स भी लेते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो क्या कर दिए, खत्म कर दिए। दूसरा, टीथेस को एबोलिश कर दिए, इसको भी खत्म कर दिए। टीथेस कौन थे, जो चर्च वाले टैक्स लेते थे थर्ड स्टेट वालों से, वो भी बंद कर दिए। क्यों, अरे ये थर्ड स्टेट वालों की ही सरकार चल रही है, यही लोग तो हैं संविधान लिखने के लिए, तो ये सब हटाएंगे ही। उसके बाद जो चर्च वालों ने जमीनें रखी थी जितनी सारी ले लेके, उसको ये जब्त कर लिए, पूरा चर्च की ज़मीनें ले ली। जितने भी चर्च थे सबको कहा अब हमारे अंडर में रहेंगे, हम सारी ज़मीनें तुमसे वापस ले लेते हैं। तो जितनी चर्च की ज़मीनें थी सब ले लिए। ये 2-3 काम किए, और इसका परिणाम क्या निकला, 2 बिलियन लिब्रे करीब में इकट्ठा हो गया। सोचो 2 बिलियन लिब्रे, फ्रांस की क्रांति का तो यही तो जड़ था कि उसके पास कर्ज हो गया था, वो 2 बिलियन लिब्रे उधार ले लिया था, और इतना ही काम करने से 2 बिलियन लिब्रे आ भी गया, ठीक। तो राजा अगर थोड़ा सा चालाक होता तो ये सब काम वो पहले भी कर सकता था, लेकिन वही था, उसके अंदर एरोगेंस था, घमंड था कि ये नीचे के लोग हैं, पैरों तले कुचल देंगे। तो अब ये लोग औकात में ला रहे हैं राजा को, ठीक है। बच्चों अब क्या करेगा, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है, तो उस तरीके से शासन करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, पावर का डिवीजन होना चाहिए। अब देखते हैं किस तरीके से संविधान लिखा गया है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारी अगली हेडिंग होगी फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हाँ तो बच्चों, अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है, राजा एक्सेप्ट कर लिए हैं कि अब हम संविधान के तहत ही शासन करेंगे। देख लेते हैं क्या क्या है इस संविधान में। जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर कह सकते हो, ठीक है। बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। पूरे सिटीजन को फ्रांस के 2 पार्ट में बांट दिया गया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। ये दोनों चीजें आपसे पूछेगा, आप इसको याद रखना, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, ठीक है। एक्टिव सिटीजन किनको बोला गया था, जिनके पास वोट देने का अधिकार है। तो तुमको थोड़ा सा डाउट हो रहा हो कि वोट देने का अधिकार मतलब वहाँ सबको नहीं था। जी बिल्कुल नहीं था, वहाँ सब लोग वोट नहीं दे सकते थे, जैसे आप इंडिया में वोट दे सकते हो ऐसा वहाँ नहीं था, ठीक है। तो वोट देने का अधिकार एक्टिव सिटीजन को था। तो एक्टिव सिटीजन में आते कौन थे, केवल आदमी, यहाँ पे मैंने मेन लिखा हुआ है, मेन जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी, एबव थी, ठीक है। ऐसे आदमी जो 25 साल से ज्यादा के थे और टैक्स पे करते थे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 25 साल से ज्यादा होने चाहिए, आदमी होने चाहिए, और टैक्स पे करेंगे कितने दिन का बच्चों, जो 3 दिन की लेबर की वेज होती थी ना उसके बराबर। अब ये 3 दिन के लेबर की वेज समझाता हूं मैं तुमको।
मान लो कि यहाँ पे एक लेबर है जिसकी मजदूरी है एक दिन की 400 रुपये, तो 3 दिन की मजदूरी कितनी हुई 1200 रुपये। यानी कि अगर कोई इंसान 25 साल से ज़्यादा का है, वो आदमी है और 1200 रुपये का टैक्स दे देता है, तो वो वोट देने के काबिल हो गया। और पैसिव सिटीजन में क्या थे बच्चों, जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था, नो राइट टू वोट। इसमें कौन आते थे, पूरी की पूरे महिला जात महिलाएं आती थी, जितने भी वोमेन थी सब आती थी इसमें। इनको वोट देने का अधिकार था ही नहीं, इसमें ये पहुंच ही नहीं सकती थी। अगर आपने जन्म ले लिया है वोमेन कैटेगरी में तो आपको वोट नहीं देना है, निश्चिंत रहें। चिल्ड्रन जो छोटे छोटे बच्चे थे 25 साल से नीचे वाले, वो भी वोट नहीं दे सकते थे। और यूथ बिलो 25 ईयर्स, ये तो हो चुका है, ठीक है, 25 साल से नीचे वाले वो वोट नहीं दे सकते थे। क्लियर है। अब चलते हैं ये सिस्टम को देखते हैं। तो जब ये लोग वोट देंगे बच्चों, तो जो जज होते थे, जुडिशरी जिनको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे भी यही होते हैं जुडिशरी। यानी कि अगर कोई भी इंसान गलत काम करता है फ्रांस में, संविधान के विरुद्ध या फिर किसी के साथ कुछ भी गड़बड़ करता है, तो उनको सजा दिलाने का जो काम करेगा वो कोर्ट करता है, यानी जज फैसला करेगा उसका, ठीक है। लेगिस्लेचर का मतलब यहाँ पे बनेगा संविधान, हमारा ये नियम कानून, ठीक है। जो जैसे हमारा पार्लियामेंट है इंडिया में, संसद भवन वहाँ पे बनता है ना, तो हम संसद को चुन करके भेजते हैं, चुनते हैं ना, वही काम होगा। तो इनका चुनाव कैसे करेंगे ये देखते हैं बच्चों। एक्टिव सिटीजन लोग वोट करेंगे जिनका 3 दिन लगभग लेबर के वेज के बराबर टैक्स दे रहे होंगे, 25 साल से अधिक होंगे। ये लोग 50,000 आदमियों को चुन करके भेजते थे पहले, यानी कि अपने फ्रांस से 50,000 लोगों को चुन लिए। अब इस 50,000 में जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग होते थे वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनते थे। उस टाइम 745 थे, ठीक है। यही 50,000 में जो सबसे ज़्यादा टॉप के लोग होंगे, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होंगे, उनको नेशनल असेंबली में भेजा जाता था कानून बनाने के लिए। यानी पूरी तरीके से हम देख लें तो जिनके पास पैसा था, थर्ड स्टेट की बात हो रही है ये, जिनके पास पैसा था उन्हीं को भेजा जाता था कानून बनाने के लिए। अब सोचो थर्ड स्टेट में कुछ ही लोग थे जो पैसा वाले थे, अभी भी दिक्कतें दूर नहीं होने वाली हैं थर्ड स्टेट की, क्योंकि जो लोग गरीब हैं वो टैक्स दे नहीं पाते हैं, संविधान अपने लिए कुछ बना नहीं पाएंगे कानून, तो उनके हित में कोई बात करने वाला आएगा भी नहीं, यही सच्चाई है। अब ये 745 मेंबर बच्चों नेशनल असेंबली बना दिए। देखो नेशनल असेंबली अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ का संसद भवन जो है, लोकसभा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते थे वहाँ नेशनल असेंबली, और आज भी इसको फ्रांस के संसद भवन को नेशनल असेंबली ही बोला जाता है। और हमारे यहाँ जो राज्यसभा है वहाँ क्या बोला जाता है, वहाँ सीनेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये कानून बनाएंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में क्या कौन कौन आते थे, राजा आता था, ये बोलता था तुम लोग संविधान बनाओ, हम कार्यपालिका हैं, हम उसको लागू कराएंगे देश में। राजा नहीं कुछ कह सकता है, वो तो संविधान के तहत चलेगा, वो काम करेगा संविधान को लागू कराने का। और मिनिस्टर्स होते थे कुछ, वो भी कार्यपालिका में आते थे। जैसे इंडिया में भी समझो तो पहले जब इलेक्शन होता है तो क्या होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, और जब कानून संसद भवन में पास हो जाता है तो वही मिनिस्टर जो सरकारी ऑफिसर हैं उनके साथ मिल करके उसको लागू कराने का काम करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, ठीक है। उस टाइम भी स्टार्ट हो गया। तो ये सब देख के तुमको एक बात याद आनी चाहिए कि अरे यार ये सेम चीज़ हमारे इंडिया में होता है, इसका मतलब हम इंडियन लोग इस चीज़ को कॉपी किए। उस टाइम फ्रांस में जब हो रहा था उसको कॉपी किए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इन सब चीज़ों को हम लोग ने कॉपी किया, ठीक है, और यही सिस्टम अपनाया। अब देखो ये नेशनल असेंबली क्या थी, इन मिनिस्टर पे भी कंट्रोल करती थी और इस राजा पे भी, इस पे भी कंट्रोल करती थी। ये अब छटपटाएगा तो तुरंत इसको हटा देंगे ये लोग, ठीक है। तो ये भी औकात में रहता था, लेकिन राजा को एक वीटो पावर मिला हुआ था, यानी कि नेशनल असेंबली अगर कुछ कानून पास करती है तो राजा चाहे तो उसको कह सकता है कि नहीं ये कानून पास नहीं होगा। लेकिन सोचो राजा की औकात थी अब कहने की, वो कहेगा उसको डर तक खुदे हटा देंगे, कैसे भी मेरी पोजीशन बची रहे, मैं इस फ्रांस का राजा रहूँ यही मेरे लिए काफ़ी है, भले ही कठपुतली बन के रहूँ, ठीक। तो ये तो पूरा मैं समझा दिया कि किस तरीके से वहाँ शासन व्यवस्था चलने वाली है। 3 भागों में बढ़ जाएगी शासन व्यवस्था, पहले राजा के हाथ में होती थी। कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन, जब संविधान बना बच्चों तो जो पहले पेज पे होता है हमारे देश संविधान, जो पहले पेज पे है वो क्या है, प्रीएम्बल, ठीक है, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही जो संविधान बना फ्रांस का, उसके पहले पेज पे मतलब पहली लाइन जो स्टार्ट होती थी वो लिखा हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यही लाइन से स्टार्ट होता है वहाँ का संविधान,
ठीक है। वहाँ के संविधान का जो पहला पेज होगा और उसमें जो पहली लाइन लिखी होगी बच्चों, ये लिखी है उस पर, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब यहाँ पे देखो एक अत्याचार करने वाली बात, ये लोग यहाँ पे केवल मैन लिखे हैं, वुमेन को छोड़ दिए, और यहाँ पे भी वुमेन को छोड़ दिए, ये लोग पैसिव सिटीजन में डाल दिए हैं। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये सब वहाँ पे वुमेन पे फोकस करते ही नहीं थे। इतना क्लियर कर लो, इनको कोई मतलब नहीं था वुमेन से। इनके लिए यही था कि ये लोग खाना बनाएं, बच्चों को संभालें, हम लोग हैं बॉर्डर पे युद्ध करेंगे राजा से, और कुछ जो कुछ भी करना हो। अच्छा, कौन कौन से राइट्स थे? ये राइट की तो बात कर रहा है, देखो राइट्स की बात कर रहा है, मैन और सिटीजन के। सिटीजन में भले ही डाल दिया गया होगा वुमेन को लेकर के, लेकिन यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफाई किया गया है मैन को, लेकिन वुमेन की बात नहीं की गई। और राइट्स कौन कौन थे इसमें? तो पहला राइट्स था बच्चों राइट टू लाइफ, मैंने जीने का अधिकार। हमारी ज़िंदगी मिली है तो आप कौन होते हैं उसको लेने वाले। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। पहले बोलने का अधिकार नहीं थे, गूंगे थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आप सोचते हैं राजा के बारे में वो तो बोल नहीं सकते थे, बस तिले के अंदर ढकेल देगा। तो अब बोलने का अधिकार था, बोल सकते हैं, आज़ाद हैं आप। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, क्या सोचते हैं किसी के ऊपर। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने यानी कानून के सामने सब लोग बराबर। जैसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, कानून अंधा होता है, उसके लिए उसके घर वाले रहें चाहे दूसरे लोग रहें, सब बराबर हैं। तो वही बात हुआ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। हम लोग या फिर नोबेल के स्टेट का, सेकेंड स्टेट का कोई आ गया नोबेल जिसको बोलते थे, चाहे फर्स्ट स्टेट का प्रिस्ट आ गया, तो अगर सेम गुनाह करते हैं, अगर एक थप्पड़ हम किसी को मारते हैं तो जो सज़ा मुझे मिल रही है वही सज़ा उसको भी मिलेगी, ठीक है। अब इन तीनों राइट्स को बच्चों एक साथ बोला गया था, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी राइट्स है जो बर्थ से मिलनी चाहिए, ना कि हमसे छीन के रखा जाए, ठीक है, और ये हमसे कोई ले नहीं सकता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोगों का ये वाला लेक्चर कि फ्रांस हम लोगों ने देखा। इसमें क्या हुआ आज के लेक्चर में समरी कर देता हूँ। पहले हम लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्यूशन आउटब्रेक किया राजा के खिलाफ, वो बस्तीले का किला तोड़ के इसमें आया था। और दूसरा चीज़ हम लोगों ने अब मोनार्की जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसको कन्वर्ट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, यानी अब राजा का शासन होगा लेकिन संविधान के तहत होगा। अभी इतना होने के बाद राजा बेचैन है, उसकी पावर तो छीनी जा चुकी है। देखो यही तीनों चीज़ें तो वही होता था, लेकिन अभी उसको इसमें ढकेल के कोने में रख दिए हैं। अब वो बेचैन है, अब बेचैन है तो तुम सोचो तुम्हारे से पावर छीन ली जाए ना, तो तुमको एक तरीका अपनाओगे कोई ना कोई, चाहे क्या होता है छल कपट जो भी करना है, साम वेद ये सब जो करते हैं, ये अपना के तुम क्या चाहोगे कि हमारी पोजीशन फिर से वापस आए, हम फिर से पावर लाएं और सब लोगों पे जैसे पहले शासन करते थे वैसे ही करें। तो राजा रचेगा अपना जो कुछ भी इतिहास है इसके अंदर, दूसरे देशों से मदद लेने की कोशिश करेगा। कहाँ से? अपने ससुराल वालों से, ऑस्ट्रिया से, और भी एक दो देश हैं। ऐसा ही कुछ करेगा तो लोगों को पता चलेगा, और लोग जब ये बात जानेंगे तो उसको सबक सिखाएंगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए करना होगा इंतज़ार। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।